Hello students, my name is Siddham Saeed and today we are going to teach our lecture number 6. तो क्लास 10 लेक्चर नंबर 6 जो है हमारा आज का उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस डिटेल जो है मैं स्टार्ट में डाली हैं वो आप देख लें कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमारा सेकंड चैप्टर आपको जैसे पता स्टार्ट है और हम IDE कंपाइलर इंटरप्रेटर रिजर्वर का हमारा जो है वो आज का टॉपिक होगा। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये डायरेक्टली बिलोंग करता है आपकी प्रोग्रामिंग रेलेवेंट से, तो डेफिनेटली आपको इसमें थोड़ी सी मुश्किल स्टार्ट में थोड़ी पेश आने वाली है और इसको समझने के लिए आपको लेक्चर को काफ़ी बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जाकर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। टेक्स्ट बुक्स अगेन मैं रिक्वायर करूँगा और मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में भी इसकी जो PDF फाइल है वो शेयर कर दूँगा। जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो कंपाइलर इंटरप्रेटर करेंगे, IDE, बेसिक प्रोग्रामिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीवर्ड, रिजर्व वर्ड और हेडर फाइल्स। ये हमारा आज का टास्क जो है वो रहेगा। तो वीक 6 हमारा स्टार्ट होगा आज। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर की अगर डेफिनेशन की जाए तो मैंने लास्ट वीक में भी एक बताया था आपको कि हम जितने भी प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और जो कंप्यूटर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को समझता है। तो हम अपनी फिर आसानी के लिए हमें बीच में ऐसा कोई इंटरप्रेटर चाहिए जो हमारे लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाइलर। तो कंपाइलर की अगर डेफिनेशन मैं सिंपल वे में करूँ तो वो सिंपल ये हो सकती है कि any program which can be convert your high level language source code into low level language source code is called compiler। यहाँ पे वही बात कर रहा है कि कंपाइलर कहता है एक ट्रांसलेटर है जो क्या काम करता है, ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को किसके अंदर, दूसरी लैंग्वेज के अंदर, लो लेवल लैंग्वेज के, जिसमें फोर्ट्रॉन, कोबाल, असेंबली, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आपकी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आपकी सोर्स को कन्वर्ट करता है। उसे क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ये फोर्ट्रॉन, कोबाल जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। सी फोन, इसमें C++ भी आती है, जावा भी आती है, C# आती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। लेकिन 10th क्लास के अंदर हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिंपल किस पे रहेगा? ओनली ऑन C प्रोग्रामिंग पे रहेगा। फिर कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। हम जानते हैं कि हम अपना प्रोग्राम सारा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आने वाले चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कह रहा है 2 स्टेप्स हैं। कह रहा है फर्स्ट द सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इनटू असेंबली लैंग्वेज, कि सबसे पहले हमारा सोर्स कोड जो है वो कंपाइल होता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर और उसके बाद किस में होता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज लोडेड इन मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखें तो आपके सामने डायग्राम गिवन है। आप देखेंगे सबसे पहले हमारा सोर्स कोड जो हमने लिखा, कंपाइलर ने उसे किधर ले गया? वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ने उससे जब गुजारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फेज से, तो हमारे पास उसी की आ गई आउटपुट। अब कंपाइलर के डिफरेंट फेज होती हैं। लेक्सिकल एनालिसिस होता है, सिंटैक्स एनालिसिस है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है, कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है, कोड जनरेशन होती है। तो डिफरेंट फेजेस हमारे पास कंपाइलर के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये इनके डिटेल क्या होती है और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं और ये कैसे काम करते हैं। इस वीक में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाइलर के फेजेस कौन कौन से हैं और उनके नाम जो हैं वो क्या हैं। अब फेजेस ऑफ कंपाइलर को अगर आप देखें तो आपके सामने एक फ्लो चार्ट गिवन है। फ्लो चार्ट के अंदर भी वही बात कर रहा है कि सबसे पहले सोर्स कोड जो है उसका हम एनालिसिस करते हैं और हो सकता है वो यहाँ से टेबल मैनेजमेंट में चला जाए, हो सकता है वो एरर हैंडलिंग में चला जाए। लेक्सिकल एनालिसिस के बाद उसका सिंटैक्स एनालिसिस होता है, फिर उसका कोड इंजीनियरेशन होता है, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है, फिर आपके पास का कोड जनरेशन होती है, एंड आपका टारगेट प्रोग्राम जो है वो बनता है। तो इंशाल्लाह जब हम अपने कोड बनाएंगे और प्रॉपर प्रोग्राम्स बनाएंगे तो वहाँ हम डिटेल से देखेंगे कि कैसे ये वर्कआउट करता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर का मेनली मकसद या जो समझने की बात है वो ये होती है कि आपके कोड के अंदर कितने एरर हैं, एरर्स फ्री करने हैं। तो इंटरप्रेटर ये काम करता है कि अपने कोड में चेक करता है कोई एरर मौजूद तो नहीं है। तो कह रहा है देयर आर 2 वेज टू रन द प्रोग्राम। कह रहा है 2 वेज हो सकते हैं आपके प्रोग्राम को लिखने के हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। कह रहा है पहला वे क्या है कि कंपाइल देना, आपने कोड लिखा उसे कंपाइल कर दिया, कंपाइल ने रन कर दिया। कह रहा दूसरा तरीका क्या हो सकता है? और टू पास द प्रोग्राम थ्रू इंटरप्रेटर, मैंने अपने प्रोग्राम को इंटरप्रेटर के जरिए पास किया। इंटरप्रेटर क्या काम करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि अगर 10 लाइन कोड लिखा हुआ है तो पहले 2 लाइन वो उठाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, चेक करेगा, अगर एरर है तो ठीक है, उसको चेक करके आपको बता देगा एरर है, ठीक करो। अगर एरर नहीं है तो वो नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट कर देगा। जबकि कंपाइलर क्या काम करता है कि आपकी सारे कोड को पिकअप करेगा और एक ही बार चेक करके एग्जीक्यूट करेगा। इन अगर एरर है तो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि इस लाइन के अंदर एरर है, आप उसे या बग है आप उसे ठीक कर लो।
तो कह रहा है द इंटरप्रेटर कैन इमीडिएटली एग्जीक्यूट हाई लेवल प्रोग्राम बिकॉज इंटरप्रेटर आर समटाइम यूज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम विच प्रोग्रामर वांट टू ऐड सम मोर स्मॉल सेक्शन एट टाइम एंड टेस्ट देम क्विकली। तो यही बात कर रहा है कि अगर प्रोग्रामर ने अपने कोड में कोई नए सेक्शन डालने हैं, कोई नई चीज़ें डालनी हैं, तो वो क्या काम करेगा, इंटरप्रेटर के अंदर उसे इस्तेमाल कर सकता है। उसकी वजह क्या होगी कि आपके पास इंटरप्रेटर के अंदर जैसे ही आप कोई वैल्यू या कोई सेक्शन ऐड करते हैं, उसे साथ साथ जो डेवलपर ऐसे क्या कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। तो सम स्मॉल इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो हैं वो आपस में शेयर करते हैं अपने वेरिएबल को, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी रूटीन जो है वो डिसाइड करती है और डिबग करती है कि इंटरप्रेटर ने कैसे काम करना है। तो अगर मैं इसका स्मॉल एक पॉइंट बनाऊँ, स्मॉल एक व्यू बनाऊँ, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है हमारे पास। एक कंपाइलर ने क्या काम किया कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ने उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बना दी। इंटरप्रेटर ने क्या काम किया, इंटरप्रेटर करता है दो तरीके हैं, या तो ट्रैक कंपाइलर से गुजार दो, वो अपना एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर ले, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको एग्जीक्यूशन पे ना लेके जाओ, आप उसको इंटरप्रेटर से गुजारो। इंटरप्रेटर का काम करेगा कि हर उस कोड के स्मॉल सेक्शन बनाएगा और उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। अगर तो उस एग्जीक्यूशन में कहीं एरर आ जाता है तो आपको वहीं बता देगा कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, वो आगे मूव नहीं करेगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आईडी का पूरा मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। रिपीट करें मेरे साथ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, कह रहा है ऐसा पूरा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपका सोर्स कोड होगा, वहाँ पे अपना सोर्स कोड लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, बिल्ड एनिमेशन टूल कर सकते हैं, डिबगर कर सकते हैं। 5 चीज़ें होती हैं। अगर आप अपनी बुक के इस पेज पे जाएंगे तो 5 चीज़ें वहाँ मेंशन होंगी कि आप अपना सोर्स कोड एडिट कर सकते हैं, उसके बाद अपने सोर्स कोड को डिबग कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेंगी और वो पूरा एक सॉफ्टवेयर आईडीई कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन ध्यान में रखें कि ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर, ये ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर आपको तमाम फेजेज एक साथ मिल जाएं, उसे आप क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहा जाता है। कह रहा है सम आईडी कंटेन द कंपाइलर, कह रहा है ऐसे कुछ इन्वायरमेंट्स या सॉफ्टवेयर ऐसे मौजूद हैं जिसके अंदर कंपाइलर भी पहले से उसमें होता है, इंटरप्रेटर भी होता है, कुछ में दोनों होते हैं। एग्जांपल नेट बीन्स और एलिप्स है, ये जावा के कंपाइलर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। कह रहा है मेक एंड मेक फाइल्स ओवरव्यू। तो कह रहा है हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली हम यही चाहते हैं कि हम देखें, अगर आपने कोड लिखना है और मैं आपसे कहूँ कि आपने सारे काम करने हैं, तो आप मुझे कहेंगे सर कि हमें क्यों ना एक ही सॉफ्टवेयर ऐसा बता दें जिसके अंदर हम कोड लिखें और हमारा सारा काम हो जाए, बजाय कि आप हम एक चीज़ के लिए अलग सॉफ्टवेयर डालें, दूसरे चीज़ के लिए अलग सॉफ्टवेयर डालें। तो मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर पे काम कराऊंगा जिसके अंदर सारे काम होंगे। तो पहली चीज़ ही क्या है, कन्वीनियंस यूज़ है, मुझे आराम से मेरा काम हो जाता है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसके अंदर आपने सारे काम जो है वो अपने करने हैं। तो ये एक्चुअली इसका एक मेन पॉइंट होता है कि आप आईडीई को इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर अगर आप देख लें तो मैंने एक स्लाइड डाली है, इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारा कोई ये एक कोड है जिसके अंदर हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। एक एक चीज़ को मैंने मेंशन किया है कि आप हैश इंक्लूड है, सबसे पहले अगर आप देखें stdio है, और वो क्या काम करेगा, हैश इंक्लूड इंसर्ट अनदर फाइल, जिसके अंदर आपको हेडर फाइल कहा जाता है, आपकी हेडर फाइल मौजूद होती है। ये क्या होती है, हम चल आगे पढ़ते हैं इसी स्लाइड के अंदर। फिर अगर आप नीचे देखें तो ये हमारे पास कमेंट होते हैं, फिर हमारे पास मेन फंक्शन है, फिर हमारे पास ये ब्रैकेट्स लगी हैं, फिर हमारे पास प्रिंट टाइप के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, रिटर्न 0 है। तो मैंने ये स्लाइड यहाँ पे इसलिए मेंशन की है कि आप ये देख लें कि आपका एक प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन से स्टेज है या एग्जीक्यूशन वे है वो किस तरह का होता है। तो इंशाल्लाह मैं जब चैप्टर नंबर 3 पे जाऊँगा या 4 पे जाऊँगा, जब यहाँ पे प्रॉपरली आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ हम एक एक चीज़ को डिटेल से देखेंगे। यहाँ सिर्फ एक व्यू आप देख लें कि इस तरह का आपकी प्रोग्रामिंग अब स्टार्ट होने वाली है या आप उसकी तरफ आस्ते आस्ते मूव कर रहे हैं। मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे हम आगे आगे मूव करते रहेंगे चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी, आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ लेक्चर के सुनने से समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यूट्यूब पे जाएं, लेक्चर का हिंट मैं दे देता हूँ, लेक्चर में पढ़ा देता हूँ। कोई लेक्चर अगर आपको कोई लगता है कि ये टॉपिक सही तरह क्लियर नहीं होता, आप जाके मज़ीद डिटेल देखें, मज़ीद वीडियोस देखें ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। इसके अलावा ऑनलाइन सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक टीचर्स अवेलेबल हैं, मैं खुद अवेलेबल हूँ। आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे भी डिटेल जान सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो ये एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर की डेफिनेशन थी जो ब्लू कलर के बॉक्स में हर चीज़ आपको मेंशन की गई है कि आपने कैसे वर्कआउट करना था। अगला जो हमारा टॉपिक आता है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। कह रहा है अगर आप सी प्रोग्राम का इन्वायरमेंट देखना तो कहता है 6 चीज़ें आती हैं। पहली एडिट, प्री प्रोसेस, कंपाइल, लिंक, लोड और
एग्जीक्यूट। राइट साइड पे देखिए मैंने हर चीज़ को एग्जीक्यूट किया हुआ है। कह रहा है अगर हम एडिटर की बात करें तो एडिटर मेरे पास क्या कहता है, एडिटिंग प्रोग्राम इज़ यूज टू राइट सी कोड, कि एडिटर क्या काम करेगा जहाँ पे अपना आप सोर्स कोड प्रोग्रामिंग लिखेंगे। प्री प्रोसेसर क्या काम करेगा, ऐसा प्रोसेसर जो आपके प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा कोड के अंदर। कंपाइलर काम करेगा, पहले हम शुरू में चेक कर चुके हैं कि हमारे कोड को ऑब्जेक्ट कोड या डिस्क के अंदर स्टोर करेगा या हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। लिंकर का काम करेगा, लिंकर लिंक द ऑब्जेक्ट कोड विद लाइब्रेरी, हमारी जो लिंकर्स जो होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी के साथ लिंक करते हैं। उसके बाद लोडर आ जाते हैं, लोड हमारा जो प्रोग्राम होता है उसे लोड करते हैं हमारी मेमोरी के अंदर, और सीपीयू का करता है उसे एग्जीक्यूट करता है और आपको दिखाता है। इसीलिए जब भी आप एक कोड लिखते हैं या आप कोई भी क्या कहते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी गेम या कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो इन स्टेप से गुजर के ही एक एग्जीक्यूट होता है। लेकिन आपको इतना फील नहीं होता कि काम ये नैनो सेकंड में हो रहा होता है, तो आपको इतना फील ही नहीं होता। आपको बस ये लगता है कि आपने क्लिक किया और वो चीज़ ओपन होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। बैकएंड पे सारे कोड्स रन हो रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग बेसिक्स देखी जाए तो कह रहा है सी जो है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है। सी बड़ी स्मॉल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब शुरू वक्तों में इसे लो लेवल लैंग्वेज के बारे में कहा गया था, लेकिन एक्चुअली सी जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसे इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़े। तो ये यहाँ पे अगर आपको ये लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि सी लो लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पे सी जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसे वहाँ इस्तेमाल करते हैं उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज का काम जो है वो ज़्यादा होता है। फिर सी इज़ अ स्मॉल लैंग्वेज। सी एक बड़ी छोटी लैंग्वेज है, कह सकते हैं एक हद तक, क्योंकि जावा और डॉट नेट आज की जो अगर कंपेयर करें तो उनसे बहुत बड़ी है। परमिसिव लैंग्वेज में ये होता है कि आपकी जो लैंग्वेजेस होती हैं ये बहुत वाइडर डिग्री लैटिट्यूड में डिवाइड की जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इसके अंदर एक ख़ास हद तक सॉफ्टवेयर बनाने हों तो ये फीजिबल है। अगर आप उससे बढ़ जाते हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वहाँ पे हो सकता है कि ये आपस में क्रिएशन ना हो। तो ये चीज़ भी अपने साथ साथ देखेंगे। स्ट्रेंथ क्या फ़ायदे हैं इसके, प्रोफिशेंसी होती है, काम अच्छा हो जाता है, समी लैंग्वेज के अंदर बड़ी इजीली कन्वर्ट करता है, पोर्टेबिलिटी है, हम इसे स्मॉल और रिटर्न कर सकते हैं, पावर, लार्ज ऑपरेटर डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम पर डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यूज़ हम करते हैं और इसे हम यूनिक्स के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। वीकनेस की बात करें तो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, समझना मुश्किल हो जाता है, और अगर आपने कोड बना के चेंज करना हो तो उसमें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। करेक्टर सेटिंग प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने कोड के अंदर देखना है कि कितने करेक्टर आपके कोड में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जब भी हम वेरिएबल्स आगे सीखेंगे तो वहाँ पे हम कैरेक्टर्स अगर आप देखें तो हम कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं। डिजिट को देखें तो हम डिजिट 0 से लेकर 9 तक यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशल सिंबल भी आप देखें, स्पेशल सिंबल भी हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे इंशाल्लाह हम जब वेरिएबल का टॉपिक डिस्कस करेंगे वहाँ से डिटेल से देखेंगे कि आपके पास किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए इन काम की हमें ज़रूरत पड़ती है। रिजर्व वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे तमाम वर्ड जो आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद है उनको आप चेंज नहीं कर सकते। कह रहा है कीवर्ड आर प्री डिफाइंड, पहले से बता दें, प्री डिफाइंड पहले हो चुके हैं। कह रहा है प्री डिफाइंड पहले से हो चुके हैं। रिजर्व वर्ड यूज इन सी प्रोग्रामिंग दैट हैव स्पेशल मीनिंग, उनकी कोई ना कोई स्पेशल मतलब होता है। दीज रिजर्व कैन नॉट बी यूज एट कॉन्स्टेंट वेरिएबल, या मैं इंशाल्लाह वेरिएबल के टॉपिक में आपको डिटेल से बताऊंगा कि हम रिजर्व वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह इंट टेम्परेचर, ये इंट जो है यहाँ पे एक रिजर्व वर्ड है, और इंशाल्लाह जब हम प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तो वहाँ डिटेल से देखेंगे वहाँ पे कितनी डाटा टाइप्स मौजूद होती हैं। तो इसी तरह अगर आप ये देखें इन टेम्परेचर में इंट है और फ्लोट एरिया में फ्लोट जो है वो वेरिएबल है। इसके अलावा अगर आप सी है तो वो एक सेंसिटिव केस है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास 32 या 34 आई थिंक होते हैं कीवर्ड सी लैंग्वेज के अंदर, ये आपके सामने मौजूद है। इसी तरह ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड के अंदर आप देखें इंट फ्लोट और रिटर्न, ये सारे कीवर्ड हैं, ये मेंशन है। हेडर फाइल है, हेडर फाइल को अगर आप देखें तो हेडर फाइल हमारे पास क्या होती है कि कोई भी अगर जब प्रोग्राम लिखा जाता है उस प्रोग्राम से पहले हेडर फाइल लिखी जाती है। मैं पिछली साइड करता हूँ, वहाँ पे आप देखें तो ये टॉप पे देखें तो आपके सामने हेडर फाइल यहाँ पे क्या है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट है जी, आपके पास हेडर फाइल है। तो यहाँ पे भी ये बात है कि ये ऐसी प्रोसेस होती है कि कंपाइलर जो है सबसे पहले हेडर फाइल को यूज़ करता है अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए। प्री प्रोसेसर ऑफर सेवरल फीचर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उन्हें कुछ फीचर प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वो अपने वर्कआउट कर सकता है। ईच ऑफ दीज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विद अ सिंबल हैश, हम हैश सिंबल से डिफाइन करते हैं। तो हेडर फाइल क्या होती है कि आपके सिस्टम के अंदर पहले से एक वैल्यू प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर
सोर्स कोड के ऊपर आपकी लाइब्रेरी जो है वो मेंशन कर जाती है। यहाँ पे आप देखें सी प्रोग्राम, फिर प्री प्रोसेसर आ गया, फिर एग्जीक्यूशन आ गई, फिर कंपाइलर आ गया। तो ये सिंपल सा हमारा आज का टॉपिक था। 3 सवाल है सिंपल से हैं कि आपने सबसे पहले डिफरेंस करना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर कि वो आपस में क्या होते हैं। फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बतानी है कुछ बेसिक के साथ कि वो आपस में क्या हैं, और रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल मैं भी आपको बता दूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और लेक्चर में कुछ समझ ना आया तो ज़रूर जो है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।